हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दी क्लासरूम्स में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पहली बार इंग्लिश ऑफिशियली किसने यूज़ की थी? क्या आप ये जानते हैं कि फर्स्ट टाइम इंग्लिश की डिक्शनरी कब आई थी और उसमें कितने शब्द थे? क्या आप जानते हैं कि हमारी पहली बार गीता को, भगवद गीता को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? कुछ ऐसे ही सवालों को हम जानेंगे और साथ साथ हम जानेंगे कि अगर इंग्लिश दुनिया की सारी भाषाओं से इन्फ्लुएंस होकर बनी है तो उसमें हमारी हिंदी का कितना इन्फ्लुएंस है, हमारी संस्कृति का कितना इन्फ्लुएंस है। ये आप पूरा वीडियो देखिएगा तब हम जानेंगे कुछ स्पेलिंग्स के बारे में, क्यों वो इंग्लिश इतनी कंफ्यूजिंग बन जाती है। जब हम CHEF यूज़ करते हैं तो शेफ बन जाता है, वहीं पे आप CHOP यूज करते हैं तो चॉप बन जाता है। ऐसा क्यों है? फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में 1000 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज में क्या डेवलपमेंट्स हुई उसके बारे में बात की थी। अब अगले 1000 साल में क्या होता है, नेक्स्ट 1000 मैं बात करूंगा 10वीं शताब्दी से लेकर या 11वीं शताब्दी से लेकर आज के प्रेजेंट डे तक इंग्लिश में क्या चेंजेस आए, इंग्लिश कैसे इतनी पॉपुलर लैंग्वेज बनती गई, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम पहुंचे थे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक। जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, जब एंग्लो नॉर्मन्स वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे जो नई लैंग्वेज वहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस था वो वहाँ पे होना शुरू हो गया। फ्रेंच की लैंग्वेज जो है वो जाके इंग्लिश में मिक्स होने शुरू हो गई। एक टाइम ऐसा था कि फ्रेंच को प्रेस्टीज लैंग्वेज माना जाना शुरू हो गया। और क्या होता है वहाँ पे कि जब फ्रेंच जो है एक प्रेस्टीज लैंग्वेज बनना शुरू होगी, वहाँ पे लोग फ्रेंच के वर्ड्स जिनको नहीं आते थे सीख कर उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज थी, जो उसको हम ओल्ड इंग्लिश बोल सकते हैं, उसमें मिक्स करके यूज़ करना शुरू हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं हम इस पे, जब फ्रेंच कॉन्क्वेस्ट वहाँ पे फ्रेंच लोग वहाँ पे आ गए, नॉर्मन्स वहाँ पे आ गए नॉर्मैंडी से, उसके बाद जो लैंग्वेज हमारे सामने उभर के आती है उसको बोला गया था मिडिल इंग्लिश। वो थी मिडिल इंग्लिश। 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जो इंग्लिश यूज की गई थी उसको मिडिल इंग्लिश का नाम दिया गया, या उसको एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश भी कहा जाता है। और उस पे फ्रेंच वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ऐसा माना जाता है तब तक, जब तक ये मॉडर्न इंग्लिश सामने आई तब तक उसमें 10,000 फ्रेंच वर्ड्स जो हैं वो इंटर कर चुके थे। तो जैसे हमारे इंडिया में हम जब हिंदी भाषी लोग हैं, हम जब हिंदी में हम इंग्लिश के वर्ड जब यूज़ करते हैं काफ़ी प्राउडली यूज़ करते हैं। एक सोसाइटी में कहीं भी जाके वी वांट टू शो अवर नॉलेज, अवर कमांड अबाउट इंग्लिश। हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम इंग्लिश के ज़्यादा बोला जाए। वैसा ही कुछ सिनेरियो था। जैसे आज इंडिया में इंग्लिश बोलना एक स्टेटस सिंबल है, प्रेस्टीज लैंग्वेज मानी जाती है। सेम वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि फ्रेंच बोलना एक प्रेस्टीज लैंग्वेज, एक प्रेस्टीज इशू को माना जाता था। जिसको फ्रेंच आते थे उसको थोड़ा सोसाइटी में हाईली रैंक किया जाता। कुछ इस तरह का वहाँ पे माहौल था। तो फ्रेंच यूज़ होना शुरू हो गई। तो क्या हुआ, इंग्लिश में एक नया मिक्सचर होना शुरू हो गया। ये था फ्रेंच मिक्सचर। मैंने शुरू में आपसे पूछा था CHEF शेफ क्यों होता है, यही है। जब फ्रेंच वर्ड्स हैं वहाँ आप जहाँ भी देखोगे, अब जब भी आप डिक्शनरी खोलते हो वहाँ पे उसका ओरिजिन दिया होता है, कहाँ से ये वर्ड एक्चुअली ओरिजिन कहाँ पे है। ये स्पेशली इंग्लिश की डिक्शनरी में ऐसा होता है। तो जब भी हम डिक्शनरी खोलें, आप नीचे नोटिस करें, जब शेफ लिखा होता है उसके नीचे का ओरिजिन उसका फ्रेंच लिखा जाता है। फ्रेंच में CH को शाह पढ़ा जाता है। और जब CHOP चॉप की बात की थी वो लैटिन ओरिजिन से वो आता है। और उसका ओरिजिन कम्प्लीटली पता भी नहीं है, ऐसे सपोज किया जाता है कि वो चॉप जो है वो लैटिन का है, तो लैटिन में CH को चाह ही बोला जाता है। वहीं पे हम क्लास यूज करते हैं CLASS, वो क्लास C जो है वो क की आवाज दे रहा है। सेम वे जब हम CEA ऐसी सीज लिखते हैं, जैसे सीज फायर का सीज होता है, वहाँ पे C जो है सा बन जाता है। ये उनके वर्ड के ओरिजिन के अकॉर्डिंग से, उनकी जो शुरू में उनके जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी उसमें जो बोला जाता था वही वर्ड जो है, वही जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में इसको ले लिया गया। ये जो पीरियड था ये ट्रांजिशन पीरियड था। ट्रांजिशन पीरियड इसलिए कहूँगा कि यहाँ से एक नया शिफ्ट आता है। लोग फ्रेंच छोड़ के अब इंग्लिश की तरफ उनका
इंग्लिश एक एज ए लैंग्वेज एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई और इंग्लिश तरफ उनका रुझान आना शुरू हो गया और उनका रुझान इंग्लिश तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। ये कुछ इसमें था। सबसे पहले क्या होता है, वहाँ का जो राजा था एडवर्ड थर्ड फर्स्ट टाइम इंग्लिश को यूज़ करता है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और पार्लियामेंट में उसने एड्रेस किया, कोर्ट में जाके उसने एड्रेस किया और उसने इंग्लिश यूज़ की। उसके बाद इंग्लिश ने पॉपुलरिटी अटेन करना शुरू कर दी। तो जब उसने पॉपुलरिटी अटेन शुरू की, उसके बाद एक और ही इन्फ्लुएंशियल बंदा था जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है उनको, वो थे जेफरी चॉसर। उन्होंने फर्स्ट टाइम चूज किया कि उन्होंने फ्रेंच जैसी लैंग्वेज को छोड़कर इंग्लिश जो अभी नॉन एस्टेब्लिश लैंग्वेज थी उसमें लिखना शुरू किया और उन्होंने सबसे पहला वर्क उसमें था जो इंग्लिश में लिखा था, वो कैंटरबरी टेल्स था। उसको आज भी याद किया जाता है। कैंटरबरी टेल्स के बारे में हम किसी अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कौन सी वो शख्स थी जिसने इंग्लिश को इतना इन्फ्लुएंस किया कि वो और ज़्यादा ग्रोथ होती शुरू हो गई इंग्लिश की, इंग्लिश में और नए चेंजेस आना शुरू हो गए और इंग्लिश लैंग्वेज मासेस की लैंग्वेज बनना शुरू हो गई। ये कौन सा टाइम? ये शख्स थे विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। इनको आज हम जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है, जो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है, उसको भी अगर पूछो विलियम शेक्सपियर कौन थे तो वो शायद उसके बारे में जानता होगा। वो इतने पॉपुलर हस्ती थे। तो उन्होंने नए नए वर्ड्स अपने इन्वेंट किए। वर्ड्स लाइक जैसे बैंडिट हो गया, क्रिटिक है, एल्बो, लोनली। एक और उन्होंने बड़े, क्योंकि वो ड्रामेटिस्ट थे, उनकी लैंग्वेज बड़ी ड्रामेटिस्ट थी, तो उन्होंने यूज किया था वर्ड ग्रीन आइड। ग्रीन आइड एक वर्ड इसलिए पॉपुलर हुआ कि ग्रीन आइड उनका उसमें अर्थ था ड्रामेटिकल लैंग्वेज में ये था कि जेलस पर्सन, जो जेलस है उसको ग्रीन आइड बोला जाता था उनकी अपनी लैंग्वेज में। फिर लैक लस्टर एक वर्ड है, वो भी विलियम शेक्सपियर की देन है, जो एडिशन हुआ अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और इस दौरान क्या होता है, ये जो 400 साल का जो पीरियड है, इसमें इंग्लिश की वोकैबुलरी में बहुत चेंजेस आए। प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बदली हैं। प्रोनाउंसिएशन किस तरह से शिफ्ट होती हैं, उसमें क्या है, ग्रेट वॉवल शिफ्ट आई, वॉवल्स में शिफ्ट आई। अगर हम ये प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी की बात करने शुरू हो जाएंगे तो हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और शायद हम आज भी कंक्लूड ना कर पाएँ। तो फिर उसके बाद क्या एमरजेंस होती है, 15वीं शताब्दी में जाके बात होती है इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज, अब ये नेशनल लैंग्वेज बनना शुरू हो गई थी। एक टाइम आया था वहाँ पे जब क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने नेशनलिज्म इतना भर दिया था वहाँ के लोगों के अंदर कि वो अपने देश से प्यार करना शुरू हो गए थे, अपने देश की भाषा बोलना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी कुछ अपनी भाषा होनी चाहिए, तो उन्होंने इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज भाषा बनाने की कोशिश की। विलियम शेक्सपियर का इसमें हाथ तो था ही, तो पब्लिक भी चाहते कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हमारी लैंग्वेज, वो जो ब्यूरोक्रेट्स थे, पार्लियामेंट्रियंस थे, वो चाहते कि हमारी लैंग्वेज जो है वो एक स्टैंडर्डाइज हो जाए और एक हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो नेशनल लैंग्वेज को अब उनके पास कोई सेट नॉर्म्स नहीं थे। इंग्लिश में इतनी ज़्यादा आर्बिट्रेरीज थी कि मतलब इनके स्पेलिंग्स में कोई कुछ भी लिख सकता था, कोई कहीं पे स्पेलिंग कैसा यूज़ होता है, कहीं पे कैसा होता था। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है स्टैंडर्डाइजेशन की। तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट इंग्लिश मानी जाती थी लंदन की जो इंग्लिश है, और लंदन में जो इंग्लिश बोली जाती थी उसको रोल मॉडल मान के स्टैंडर्डाइज इंग्लिश का रुतबा दिया गया, तो उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। 1604 में एक अटेम्प्ट लगाया गया, फर्स्ट डिक्शनरी निकालने की कोशिश की थी रॉबर्ट कॉर्डरे ने कोशिश की कि एक डिक्शनरी बनाई जाए इंग्लिश की, पर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। ना ही उसको उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, ना कुछ उसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया गया। ऐसा एक टाइम था। फिर उस दौरान क्या होता है कि रेनेसेंस आया था। आपको पता होगा, रेनेसेंस एक अलग ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेनेसेंस आया जब, तो रेनेसेंस से क्या हुआ कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग आया। लोगों ने पढ़ाई में ध्यान दिया, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हो गया। लिटरेसी रेट बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों ने अलग अलग जगह के लिटरेचर पढ़ने शुरू किए, और जब अलग अलग जगह के लिटरेचर पढ़ेंगे तो क्या होगा कि वहाँ की भाषा भी सीखेंगे। तो वहाँ से
जितने भी लिटरेरी लोग थे वहाँ से भी वर्ड्स उठाए, लैटिन का एडिशन होता चला गया, ग्रीक का एडिशन होता चला गया, जब तक स्टैंडर्डाइजेशन होती। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, इंग्लिश एक बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, ये हर जगह से शब्द उठा लेती है। आज भी क्या होता है कि हर साल लगभग 800 से 1000 के बीच वर्ड्स ने इंग्लिश डिक्शनरी में, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड हो रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ से वर्ड्स उठा रहे हैं। फिर क्या होता है कि अब ब्रिटिश एम्पायर काफ़ी स्ट्रांग हो गया। एक टाइम आया करीब 16वीं-17वीं शताब्दी में ब्रिटिश एम्पायर ने शुरू कर दी पूरे वर्ल्ड को कोलोनाइजेशन करने। कोलोनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत सारे देशों पे राज किया हुआ है, और ब्रिटिश के बारे में उस टाइम की बात की कही जा रही है, ये उस टाइम पे दुनिया की चौथी आबादी, 1/4 एक चौथाई जो आबादी थी, एरिया था, उस पे ब्रिटिश एम्पायर का राज था। तो जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वहाँ अपनी लैंग्वेज फैलाना शुरू कर दी। एक ज़रूरत पड़ गई लिंगुआ फ्रैंका की, कि जब उनको यहाँ पे आके, सपोज हम इंडिया के एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे बिजनेस करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, पहले बंगाल में आए थे, बिजनेस करना था, तो वो लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें। इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती है, उनको हिंदी नहीं आती है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू किया। जब यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाना शुरू किया तो क्या हुआ कि इंग्लिश का स्प्रेड यहाँ भी हुआ। ऐसा ही जहाँ जहाँ वो जाते गए वहाँ वहाँ इंग्लिश का स्प्रेड होता गया। साथ ही साथ क्या हुआ, 17वीं शताब्दी तक जितना भी इंग्लिश लिटरेचर अपने साइंटिफिक लिटरेचर था, साइंस का लिटरेचर था, ये क्वेश्चन मुझे किसी ने कमेंट में पिछले बार पूछा भी था, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। साइंस ये जितना भी लिटरेचर, पब्लिकेशन, ये सारी साइंस लैटिन में लिखी जाते थे। ये पब्लिकेशन जितने भी रिसर्च वर्क होते सारे लैटिन में लिखे जाते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। साथ ही साथ जो साइंस की डेवलपमेंट हुई, लोगों ने एक एज ऑफ रीजन आती है बीच में, जब उस एज से निकले लोग, वहाँ पे लोग साइंटिफिक रिसर्च को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू की लोगों ने। उस दौरान क्या होता है कि लोगों ने साइंस भी पढ़नी शुरू की। तो अब साइंस जब पढ़नी शुरू की, साइंस जो लिंगुआ फ्रैंका की बात आ गई, वहाँ पे लोग वो लैंग्वेज पढ़ेंगे जो लोगों को समझ आती है। ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते थे, इसलिए अब पब्लिकेशन साइंस के भी जो है 17वीं शताब्दी के बाद जितने भी हुए हैं वो इंग्लिश में होने शुरू हो गए। और ऐसा माना जाता है आज की डेट में 98% पब्लिकेशंस जो हैं साइंटिफिक रिसर्च के, वो सारे इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं और पब्लिश होते हैं। अब बात करते हैं अब करंट सिनेरियो की। अब मैं आपको बता दूं, एडवर्ड थर्ड ने 1362 में पार्लियामेंट में पहली बार लैंग्वेज बोली। इसको ये चौसर ने इसको पॉपुलराइज किया, शेक्सपियर आए, और उसके बाद धीरे धीरे इसको अब स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ आगे बढ़नी शुरू की लैंग्वेज। एक लोकल पब्लिशर्स थे, 18वीं शताब्दी की बात है, लगभग 1747 या 50 के बीच की बात है, 1747 के नियर अबाउट। उन्होंने, डॉक्टर जॉनसन एक बहुत ही जाने माने एसेइस्ट थे, लेक्सिकोग्राफर थे, उनको हायर किया। और माना जाता है कि उस टाइम पे 2500, जैसे कि बताया, काफ़ी हेफ्टी पेमेंट उनको दी गई, और उन्होंने क्लेम किया मैं 3 साल में डिक्शनरी जो है वो लिख दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन उनको 7 साल लगे थे, और 1755 में पहली वेल रिकॉग्नाइज्ड, वेल अप्रिशिएटेड और ऑफिशियल कह सकते हैं, ऑफिशियल डिक्शनरी इंग्लिश की सामने आती है 1755 में बाय डॉक्टर जॉनसन्स। आज भी ये क्रेडिट उन्हीं के नाम पे है, और उसमें करीब 42,773 42,773 वर्ड्स थे उसके अंदर, ऐसा माना जाता है। आज की डेट में आपको पता है कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में? हमने शुरू में इसके बारे में बात की थी, मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा ताकि ये वीडियो इंटरेस्टिंग बना रहे। आज की डेट में एक 2009 की बात है, मैं आपको 10 जून 2009 तक में क्या हुआ, ऐसा क्लेम किया जाता है कि इंग्लिश का 10वां लाखवां शब्द जो है वो आ चुका है, लैंग्वेज में एंटर कर चुका है आज की डेट में। 2009 को 9 जून में, सपोज करिए आज 11 साल से ऊपर हो चुके हैं कि उस टाइम पे इंग्लिश में ऑलमोस्ट 10 लाख शब्द पूरे हो चुके थे। I mean to say 10 lakh words. That was a 10 lakh word
ऑन दैट डेट। फिर क्या होता है, अगर आज भी ऑन एवरेज क्या होता है, रोज के हर साल के ऑन एवरेज 800 से लेकर 1000 शब्द जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड हो रहे हैं। इंग्लिश फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इट्स नॉट लाइक अदर लैंग्वेज की जो हो गया सो हो गया। आज की डेट में इंग्लिश में मैं कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा जो बेसिकली हिंदी के हैं, तो वहाँ से उठाकर उन्होंने इंग्लिश में ले लिया। वो शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो लेटेस्ट ऐड हुए, पहले वहाँ से शुरू करता हूँ। लेटेस्टली जो ऐड हुए वो हैं अंग्रेज वर्ड, जैसे अंग्रेज मतलब ब्रिटिश मैन को बोलेंगे, गोरा आदमी जो, वो अंग्रेज जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, वो अब इंग्लिश डिक्शनरी, हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश डिक्शनरी में आपको मिलेगा। बदमाश, बदमाश वर्ड है। अच्छा कहते हैं, अच्छा ओके, वो भी। अरे ये वर्ड भी वहाँ पे। आलू ये रिसेंटली ऐड हुआ है। फिर हमारे पास एक जो इंडियन लैंग्वेज का हिंदी का वर्ड है चड्डी, जो अंडरवियर को कहते हैं, वो भी वर्ड अब इंग्लिश में लैंग्वेज में उन्होंने एडिशन में डाल दिया है। देसी हो गया। और यहाँ पे हम मोस्टली बात करते हैं अरे यार, यार की बात करते हैं, वो वर्ड उसको एज अ फ्रेंड जो है वहाँ पे आप डिक्शनरी में देख सकते हो, जो कि लेटेस्ट डिक्शनरी लोगे तो उसमें आपको ये शब्द मिलेगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड हैं। और लूट वर्ड जो है, लूट वर्ड एक्चुअली ये हिंदी का वर्ड है, लूटना, और वो ये वर्ड आज इंग्लिश का भी वर्ड है। इसे एज अ सेम, क्योंकि उनको इसको बदले का वर्ड मिला ही नहीं। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करें, तो लूट ही एज अ वर्ड इसको ले लिया। फिर कॉट, कॉट चारपाई बोलते हैं, इनको बोलते हैं, खट कहते थे, जैसे खाट कहते हैं वहाँ से कॉट हो गए, कॉट उनका जो खाट से कॉट लिया उन्होंने। फिर मेरे पास वर्ड है चिट वर्ड है। चिट जो है वो चिट्ठी से लिया है, चिट, चिट्ठी। वरांडा वर्ड है, यूज होता है। वरांडा जो हमारे वरांडा से होते हैं, वैसे ही जो वर्ड है वो भी वहाँ से लिया गया। शैम्पू, चैम्पी से लिया उन्होंने, चैम्पी करते हैं, वहाँ से शैम्पू वर्ड उन्होंने ले लिया है अपनी लैंग्वेज में। एक और जो बहुत सारे आप बहुत जगह सोशल मीडिया में काफी यूज होता वर्ड, वो है कर्मा। वो कर्म का उनके पास कोई वर्ड नहीं था, उन्होंने कर्मा ही ले लिया। तो इस तरह से इंग्लिश जो है फ्लेक्सिबल होने की वजह से पॉपुलर होती गई, साइंस की लैंग्वेज बनी, मास्टर्स की लैंग्वेज बनी, और आज की डेट में इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका है। लिंगुआ फ्रैंका वो लैंग्वेज होती है जो दो अलग अलग भाषाओं बोलने वाले व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन बनाती है। मुझे तमिल नहीं आती, तमिल इनको हिंदी नहीं आती, तो हम दोनों को कैसे कन्वर्सेट आपस में कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, उसके लिए हमें एक ब्रिज लैंग्वेज चाहिए। और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में बात करने के लिए इंग्लिश एक ब्रिज लैंग्वेज बन चुकी है। इसको लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। लिंगुआ फ्रैंका होने की वजह से साइंस की लैंग्वेज भी बन गई। लिंगुआ फ्रैंका होने की वजह से ये पॉपुलरिटी इसकी बढ़ती, क्योंकि इसकी नीड भी बढ़ गई, क्योंकि ये आज के देश में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका की ये राष्ट्रीय भाषाएं हैं, माने हैं। थोड़े थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में कहेंगे और स्पेलिंग में थोड़ा सा ड्रिफ्ट है, लेकिन आज की डेट में ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हर इंडिया की भी हिंदी के साथ इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके इसके बारे में बात कीजिएगा। हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो उठाते रहेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी पता चले कि आपका फीडबैक क्या है मेरे लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं वरुण आर्या ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लासरूम्स।